Hey guys, welcome back to my channel. I am Rupali Gupta. Today I am going to discuss SSC JEE previous year question which is very important for our upcoming exam जो कि हमारे सितंबर में होने वाला है और आयोग की तरफ से डेट भी रिलीज़ हो गई है। ठीक है, तो आज जो हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग थ्रू ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग उसको देखिएगा। और इन्वायरमेंट से आप लोगों को पता है कि कम से कम 10 to 12 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से आती हैं, तो इसका जो वेटेज है वो भी अच्छा है। तो आप इसको जब पढ़ेंगे, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन या कौन सा सब्जेक्ट हम पहले उसको सॉल्व करा दें। ठीक है, जो आपको सूटेबल लगता हो कि हाँ ठीक है। तो इसलिए हम चलिए आज हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टार्ट करते हैं। वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिटी इज़ जनरली असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम आरडी डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, एवरेज डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, ग्रेटर ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे जो टोटल रिक्वायरमेंट हमें पूछी गई सिटी की, किस बेसिस पे हम लोग एसेस करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं मैक्सिमम अर्ली डिमांड। जो मैक्सिमम आवर्स में अगर हमारी डिमांड ज़्यादा है तो हम इसको लेंगे, या फिर जो सेकेंड ऑप्शन है हमारा मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। तो यहाँ पे अगर डेली के बेस एक होता है हमारा कि हम उसको घंटे के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना हमारा डिमांड जा रहा है वाटर की। ठीक है, और दूसरा देखते हैं पूरे दिन 24 आवर्स के हिसाब से 24 आवर्स में डिमांड कितनी है। तो यहाँ पे हम लोग फायर डिमांड भी ऐड कर देते हैं, जो फायर फाइटिंग के लिए हमें वाटर चाहिए होता है उसको भी ऐड करते हैं। तो इन दोनों को जो ऐड करने से होता है इसको हम लोग कोइंसिडेंट ड्राफ्ट भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कोइंसिडेंट ड्राफ्ट इज द सम ऑफ, तो आपको पता होना चाहिए जो कोइंसिडेंट ड्राफ्ट होता है उसको हम लोग मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ग्रेटर ऑफ ए एंड बी, तो जो दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो होगा हमारा यहाँ। तो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टैंडर्ड 5-day BOD एट 20 डिग्री सेल्सियस व्हेन कंपेयर टू अल्टीमेट BOD इज अबाउट। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने अभी यूपीपीएससी के जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें भी आया था। तो सबसे पहले आपको BOD का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमारा जो BOD 5 का होता है, हम लोग BOD जो कैलकुलेट करते हैं, ये भी क्वेश्चन आया है कि कितने दिन पे करते हैं, तो इसको हम लोग 5 डे पे करते हैं। टेम्परेचर क्या होता है इसका स्टैंडर्ड 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है BOD 5 इक्वल टू अल्टीमेट BOD इन ब्रैकेट 1 माइनस 10⁻- KD के इंटू टी। KD क्या होता है हमारा डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। जो ऑक्सीजन जो सैकर होता है उसमें एक होता है डी ऑक्सीजनेशन और एक होता है हमारा री ऑक्सीजनेशन। तो ये हमारा होता है KR और ये होता है KD। तो इससे हमें KD की वैल्यू पता चलती है। अभी क्वेश्चन में बस इतना पूछा गया हमसे, द स्टैंडर्ड BOD 5 एट 20 डिग्री सेल्सियस व्हेन कंपेयर टू अल्टीमेट BOD इज अबाउट। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा 68%। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस कंपेयर करने पे यहाँ पे KD की वैल्यू हम लोग रख देंगे 0.01। T हमारा 5 डे, यहाँ T है जो नंबर ऑफ डेज है, तो 5 डे के लिए आप पूछा गया तो यहाँ पे 5 रख देंगे। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ये रेशियो है वो हमारा आ जाएगा BOD अपॉन BOD अल्टीमेट। इसको अल्टीमेट लिखते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 0.68। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिकअप इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला कोई ऑप्शन देखते हैं। स्लूइस वॉल्स आर प्रोवाइडेड टू अलाउ फ्लो ऑफ वाटर ओनली इन वन डायरेक्शन प्रिवेंटिंग बैक टू फ्लो। अब यहाँ जो पहला ही ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि जो स्लूइस वॉल, इसको हम लोग गेट वॉल भी बोलते हैं, स्लूइस वॉल और गेट वॉल। तो गेट वॉल का काम क्या होता है हमारा फ्लो को रेगुलेट करता है। तो इसको हम लोग एंट्रेंस पॉइंट पे इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये हमारा जो ओवरऑल सप्लाई होती है उसको रेगुलेट करता है। तो और यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया है तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनाना था। तो यहाँ पे जो ये गलत है, तो मतलब इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर हमारा ए हो जाएगा यहाँ पे। और जो ये फ्लो अलाउ करता है यूनी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में, और बैक फ्लो होने से रोकता है, इसके लिए हम लोग चेक वॉल का यूज़ करते हैं। ठीक है, चेक वॉल या फिर इसको हम लोग और भी नाम से बोलते हैं रिफ्लेक्स वॉल। ठीक है, तो दोनों ही नाम आपको याद करने एग्जाम में, दोनों ही नाम से आ सकता है। चेक वॉल या रिफ्लेक्स वॉल का काम क्या होता है, जो फ्लो बैक डायरेक्शन में होता है उसको जाने से रोकता है और एक ही डायरेक्शन में फ्लो को ये रेगुलेट करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए। और ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे सारे आप वॉल लिखे हुए हैं, आप ये भी पढ़ लीजिए। एयर वॉल क्या होता है, सबमिट अलॉन्ग पाइपलाइन टू एडमिट और रिलीज एयर। एयर वॉल को हम लोग एयर को रिलीज करने के लिए लगाते हैं और उसको हम जितने भी सबमिट पॉइंट होते हैं हमारे जब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, तो जैसे ये हमारी पाइपलाइन है
तो जितने भी हमारे सबमिट पॉइंट होते हैं उस पर ही हम इसको लगाते हैं, ठीक है। और गेट वॉल के साइड में, गेट वॉल के साथ भी हम एयर वॉल्स को लगा सकते हैं। नेक्स्ट, स्कोर वॉल आर प्रोवाइडेड एट लो पॉइंट टू एम्पटी अ पाइपलाइन। अब जो स्कोर वॉल होता है या इसको ब्लो ऑफ वॉल भी बोलते हैं, ड्रेन वॉल भी बोलते हैं, ठीक है। इसके भी बहुत सारे नाम है, ड्रेन वॉल, ब्लो ऑफ वॉल। तो इसमें क्या करना होता है कि जितना भी जैसे सिल्ट और सैंड की एंट्री हो जाती है पाइप में, तो उसकी वजह से हमारा पाइप चोक ना हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे लगाते हैं लो पॉइंट्स पे। तो यहाँ का जब वॉल ओपन करते हैं तो जितना भी वाटर इसमें होता है पाइप में वो पूरी तरीके से ड्रेन हो जाता है। तो सिल्ट और जो सैंड की एंट्री इसमें आती है वो उसको वहाँ से वो रिमूव कर दे। तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग स्क्वायर वॉल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट, गेट वॉल्स आर प्रोवाइडेड टू रेगुलेट फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइपलाइन, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। गेट वॉल को स्लीज वॉल भी बोलते हैं और ये फ्लो को रेगुलेट करता है, ठीक है। इसको यहाँ पे जैसे एंट्रेंस है हमारा, तो इसको हम यहाँ पे गेट वॉल को लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर सप्लाई इंक्लूड्स ऑप्शन कलेक्शंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ये तो हमारा सही है, सारा वाटर सप्लाई की बात कर रहे हैं। वाटर सप्लाई में क्या है कि आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे कलेक्शन करना है, क्या ट्रीटमेंट करना है वाटर का। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टू कंज्यूमर्स। अब सप्लाई की बात हो रही है तो कंज्यूमर्स तक वाटर तो पहुँचना ही पहुँचना है। नेक्स्ट ऑप्शन, प्रोविज़न ऑफ हाइड्रेंट्स फॉर फायर फाइटिंग। तो वाटर सप्लाई जब करते हैं तो ओवरऑल हम जो सिटी होती है सब कुछ असेस करते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ पीपल हैं, कितनी डिमांड है, उसको कैसे सप्लाई करनी, कौन सी सप्लाई करनी, सारी ही चीज़ों को असेस करके ही हम वाटर सप्लाई स्कीम की डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी अबव, सारे ही ऑप्शन सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल वाटर डिमांड में भी टेकन एज, ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मतलब सबको ही पता होगा, अगर जिसने इन्वायरमेंट के फर्स्ट पेज पे ही ये सारी चीज़ें लिखी रहती है जब सब्जेक्ट स्टार्ट होता है वाटर डिमांड में। तो जो ये मिनिमम जो वाटर डिमांड होती है उसको हम लोग लेते हैं 135 लीटर पर कैपिटा पर डे, ठीक है। 135 लीटर पर कैपिटा पर डे एक पर्सन की ये डिमांड होती है ओवरऑल दिन में। और इसको जैसे कि कुकिंग के लिए, बाथिंग के लिए और गार्डनिंग के लिए जो जितना भी है पूरा जो होता है उसको सम करके हम लोग जो डिमांड आती है हमारी वो होती है 135, इसको हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन वाटर सप्लाई इज डिज़ाइन ऑन द बेसिस ऑफ। अभी क्वेश्चन देखा था तो उसमें भी पूछा गया था कि जो हम लोग वाटर स्कीम डिज़ाइन करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आया है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन जो सप्लाई कर रहे हैं वो किस बेसिस पे डिज़ाइन करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं। एवरेज डेली डिमांड, पीक आर्ली डिमांड, कोइंसिडेंट ऑफ ड्राफ्ट और ग्रेटर ऑफ बी एंड सी। तो यहाँ पे भी जो पीक आर्ली डिमांड, जैसे कि हमने सप्लाई कोई भी वाटर सप्लाई की तो जैसे हमने अभी बताया कि एक हम लोग देखते हैं आवर्स में कि जो आवर्स हमारे घंटे में कितना वाटर कितना पीक जा रहा है, कितना ज़्यादा डिमांड उसकी है। दूसरा होता है हमारा कि 24 आवर्स पूरे दिन में कितना ज़्यादा डिमांड हुआ। तो इन दोनों में से जो भी ग्रेटर आता है उसको हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ग्रेटर ऑफ बी एंड सी। अगर पीक आर्ली डिमांड ज़्यादा है तो हम लोग इसको लेंगे। और अगर कोइंसिडेंट ऑफ ड्राफ्ट, हमारा कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है, मैक्सिमम आर्ली डिमांड प्लस मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर फाइटिंग के लिए जो हमें चाहिए होता है फायर डिमांड। तो उनमें से जो भी हमारा होगा, दोनों में से जो ग्रेटर होगा उसको हम लोग लेंगे, ठीक है। ग्रेटर ऑफ बी एंड सी, तो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन एज पर सेंसस रिकॉर्ड वर, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया हुआ पॉपुलेशन कितनी है फॉर द ईयर 1981, सारी पॉपुलेशन आपको दी हुई है किस किस ईयर में कितनी पॉपुलेशन है। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन द ईयर 2011 यूजिंग अरिथमेटिक मीन मेथड। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है पॉपुलेशन, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको अरिथमेटिक इंक्रीज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो आपको पॉपुलेशन एस्टिमेट करनी है प्लस पी नॉट जो हमारी इनिशियल पॉपुलेशन है या फिर हमारी जो प्रेजेंट की पॉपुलेशन है वो प्लस एन एक्स बार, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है ईयर दिया हुआ है और आपको पॉपुलेशन गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर क्या है आपको दिया है 1981, 1991, 2001। अब यहाँ पे पॉपुलेशन हम लिख लेते हैं, पॉपुलेशन हमारी कितनी है, ठीक है, वो सब हम इस यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे 2 लाख है, यहाँ पे 2,10,000 है और यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन है 2,10,000
30,000 है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हमें क्या ईयर ऑफ पॉपुलेशन गिवन थी, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एक्स बार की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या होगा कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालते। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इंक्रीज इन पॉपुलेशन हमारा कैसे आएगा कि 1981 और 1991 में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, कितना पॉपुलेशन गेन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा, जब 2,10,000 में से जब 2,000 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 10,000 पॉपुलेशन, और ये हमारा हो जाएगा जब इससे इसको कैलकुलेट करेंगे ये 20,000। तो अब क्या करेंगे, इसको हम लोग एवरेज निकालने के लिए इसको सम करेंगे। तो यहाँ पे एक्स बार निकालने के, एक्स बार क्या होता है, एवरेज इन पॉपुलेशन, एवरेज इन पॉपुलेशन जो है उसको हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो जो इंक्रीज करने के बाद जो एवरेज आएगा वो होता है हमारा एक्स। तो अब ये कितना हो गया हमारा 30,000 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा आ गया कितना 15,000, ठीक है। 15,000 आ गया, एक्स बार की वैल्यू पता चल गई। अब ये वैल्यू हम इसमें पुटअप कर देंगे। आपको पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है 2011 में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2011 के लिए पी नॉट, हमारे पास इनिशियल की जो पॉपुलेशन, इनिशियल मतलब जिस ईयर की हमें पॉपुलेशन नोन है, लास्ट डिकेड की जो भी पॉपुलेशन नोन रहेगी वो हमारी इनिशियल की पॉपुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें 2001 की पॉपुलेशन पता है, तो हमारे लिए ये हमारा प्रेजेंट का ईयर हो गया। तो इसकी पॉपुलेशन हम लोग यहाँ पर पुटअप कर देंगे 2,30,000 प्लस एन। अब यहाँ पे देखते हैं 2001 से लेके 2011 तक कितने डिकेड्स आए। यहाँ पे एन की वैल्यू जो होता है नंबर ऑफ डिकेड्स, तो यहाँ पे एक ही डिकेड आया है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी 15,000, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2,45,000, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा यहाँ पे हमने सॉल्व किया है इसको, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे डी, राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन एज पर सेंसस रिकॉर्ड वर, यहाँ पे भी पॉपुलेशन आपको गिवन है एंड ईयर्स, जो भी जिस ईयर की पॉपुलेशन है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एज पर ज्योमेट्रिक मीन मेथड ऑफ द ईयर 2011, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें आपसे पूछा गया था अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड की, अरिथमेटिक इंक्रीज में पॉपुलेशन जब कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी, और यहाँ पे आपको ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड की बात की जा रही है। और आपको ये भी बात ध्यान देने की बात है, जो आप अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड होता है वो हम लोग जैसे ओल्ड सिटीज़ होती है, क्वेश्चन आता है कि जैसे ओल्ड सिटीज़ के लिए आप लोग पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करनी है, उसको एस्टिमेट करना है, तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, जो इरेगुलर सिटी, ओल्ड सिटी, उसके लिए हम लोग अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड का यूज़ करते हैं। और जो हमारा ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड है वो हम लोग जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत रैपिड ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की, या जो न्यूली सिटीज़ हैं, ठीक है, और जो ग्रोथ रेट ट्रेंड जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग रेट में है, तो वहाँ के लिए हम लोग ज्योमेट्रिक मीन मेथड का यूज़ करते हैं, या फिर इसको ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पर भी देख लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। आपको ईयर गिवन है, आपको ईयर गिवन है और यहाँ पे आपको पॉपुलेशन गिवन है। तो यहाँ पे भी हम लोग को फॉर्मूले लगा के वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं ईयर कौन कौन सा गिवन है, 1981, 1991 एंड 2001। आपको 11 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये हमारी वही वैल्यू, प्रीवियस वाली जो वैल्यूज़ हैं वही सारी वैल्यूज़ गिवन है, बस मेथड चेंज कर दिया गया है। ये हो गया हमारा 2 लाख, ये हो गया हमारा 2,10,000, और ये हो गया हमारा 2,30,000, ठीक है, सॉरी हाँ 2,30,000। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि वहाँ पे इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकाला था, यहाँ भी पहले हम लोग इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालेंगे। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैसे निकाला था कि एक डिकेड के बीच में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। आपको अगर इंक्रीज निकालना है किसी के बीच में तो आपको पता होना चाहिए ना अभी कितना और बाद में कितना। तो 1981 से 1991 में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज़ किया, तो यहाँ पे ये 10,000 अभी हमने कैलकुलेट किया था, और यहाँ पे हमारा कितना आया था, हमारा 20,000, 20,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जब ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ हमें और करनी है। अब हमें निकालना है पॉपुलेशन जितना और ग्रोथ रेट इसका क्या है, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब यहाँ पे हम परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालेंगे, आप इसको समझ लीजिएगा। परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालने के लिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है इंक्रीज इन पॉपुलेशन अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन, ठीक है। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन ये है, ओरिजिनल पॉपुलेशन हमारे पास ये है, ये करके हम लोग परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालेंगे, जिससे कि हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10,000 अपॉन जो ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी हमारी 2 लाख,
ठीक है। तो इसकी वैल्यू रख देंगे, इंटू 100 कर देंगे, ये हमारा इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5%। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे 20,000 20,000 अपॉन ये हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन यहाँ पे इसके लिए कितनी है 2,10,000। तो इसको हम लोग इंटू 100 और ये हमारा आ जाएगा 9.5%। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें R1 और R2 की वैल्यू पता चल गई। तो यहाँ पे पहले देखते हैं ज्योमेट्रिक इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये ज्योमेट्रिक इंक्रीज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Pn इक्वल टू P नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की पावर n। n क्या है, जो जिस नंबर ऑफ डिकेड्स पे आपको पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जो डिकेड आपको जैसे यहाँ पे 2011 दिया है तो 2001 और 11 के बीच में कितने डिकेड आए हैं, तो एक ही डिकेड आया, तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो हमारी 1 हो जाएगी। पी नॉट क्या है, जो हम लोग फ्यूचर की पॉपुलेशन एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, एस्टिमेटेड जो पॉपुलेशन आएगी फोरकास्टेड पॉपुलेशन वो हमारा Pn है और पी नॉट हमारी प्रेजेंट की पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे जो r की वैल्यू अब इसको सॉल्व करेंगे, r का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे हो जाएगा, ये r का फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2 और इसकी वैल्यू रख देंगे 5 इंटू 9.5%। में इसको निकालेंगे तो जो इसकी वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो 6.9% आएगी। ठीक है, तो अब इसको हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देंगे तो ये वैल्यू तुम्हारी आपकी क्या हो जाएगी, पी नॉट हमारा पॉपुलेशन प्रेजेंट कितना है 2,30,000, तो 2,30,000 यहाँ पे रखेंगे और ये हमारा हो गया r की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे ऑलरेडी। अगर इसको परसेंटेज में रखेंगे तो 100 नहीं करेंगे तो हम परसेंटेज में ही वैल्यू इसकी पुटअप कर दे रहे हैं 6.9। तो यहाँ और n कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, क्योंकि 2011 की बात की गई है। तो ये हमारा हो जाएगा 2011 में कितनी पॉपुलेशन आई 2,45,870। ठीक है, तो जो भी इसके नियरेस्ट पॉपुलेशन होगी उसको हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे जो नियरेस्ट पॉपुलेशन आ रही है वो हमारी B 2,45,872। तो राइट आंसर विल बी B। ठीक है, तो मेन आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद करना है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में अक्सर पूछ लिए आते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के जितने भी मेथड हैं आपको उसको याद करना है और कौन सा मेथड किस सिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, किस तरह की पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं वो भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, population potential of domestic sewage generated in a town and its industrial sewage can be compared with reference to। ऑप्शन में है देयर BOD वैल्यू, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, देयर वॉल्यूम, देयर रिलेटिव डेंसिटी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। जो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट होता है, एक तो इससे हमें सीवेज की स्ट्रेंथ, जो डोमेस्टिक सीवेज होता है उसकी स्ट्रेंथ का पता चलता है। ठीक है, कि कितना उसकी स्ट्रेंथ है। और जो हमारा पॉपुलेशन पोटेंशियल ऑफ डोमेस्टिक सीवेज जनरेटेड इन अ टाउन एंड इंडस्ट्रियल सिटीज, यहाँ क्वेश्चन में लिखा है किससे कंपेयर करते हैं, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट से। अब पॉपुलेशन इक्विवेलेंट होता क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि पता होना चाहिए आपके लिए। पॉपुलेशन इक्विवेलेंट इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ BOD। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ BOD जनरेटेड या प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री, जो कि प्रोड्यूस कर रही है, प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री अपॉन BOD 5 ऑफ जो हमारा डोमेस्टिक का होगा। तो BOD 5 जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट हमारा होता है, जैसे BOD 5 ऑफ डोमेस्टिक ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जो कि हम लोग इसको लिखते हैं, ये भी पूछा जाता है, ये हमारा kg पर कैपिटा पर डे में आता है। ठीक है, तो ये हमारा पॉपुलेशन इक्विवेलेंट होता है। इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए क्योंकि जो भी यूपी PSC के क्वेश्चन किए थे उसमें पॉपुलेशन इक्विवेलेंट पे एक न्यूमेरिकल था, तो उसको फॉर्मूला आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स स्पेसिफिकेशन द पीक डिस्चार्ज फॉर डोमेस्टिक पर्पसेज फॉर पर कैपिटा पर मिनट इज टेकन। ऑप्शन देखते हैं, 1.80 लीटर फॉर 5 to 10 यूज़र, तो ये सही है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं 1.20 लीटर फॉर 15 यूज़र, ये भी हमारा सही है। यहाँ देखते हैं 1.35 लीटर फॉर 20 यूज़र, तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। तो एज़ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मैनुअल हम लोग फॉलो करते हैं, जो जिससे सारे स्पेसिफिकेशन गिवन हैं कि कितना कितना डिमांड होना चाहिए वाटर का और कितने कितने जो केमिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं उनकी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, सारा हम लोग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैनुअल के अकॉर्डिंग ही वो चीज़ें हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, और वही स्पेसिफिकेशन जब वाटर सप्लाई करते हैं तो वही हमारे उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए। तो यहाँ ऑल ऑप्शन करेक्ट है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा D।
इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब एसएससी का लेवल बहुत बढ़ गया है तो क्वेश्चन भी थोड़े जो क्वेश्चन का लेवल है वो बढ़ गया है, तो आपको इस तरह की चीज़ें याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट इन केस ऑफ वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई की बात हो रही है, अब इसको आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पाइप लेड इन ट्रेंचेस एंड पाइप फिक्स टू वॉल आर मेजर सेपरेटली। ठीक है, ट्रेंचेस जो अब हम लोग ट्रेंचेस जब पाइपलाइन लेड करते हैं तो ट्रेंचेस जो गड्ढा बनाते हैं उसको बोलते हैं, और उसको हम लोग वॉल के साइड में पाइप फिक्स टू वॉल आर मेजर सेपरेटली, और जो फिक्स करते हैं उसको हम लोग अलग अलग मेजर करते हैं, ये सही है। कटिंग थ्रू वॉल्स एंड फ्लोर्स आर इंक्लूडेड विद आइटम्स, ये भी सही है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, पाइप्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू दियर साइज एंड क्वालिटी, ये भी सही है। पाइप को हम लोग उसके साइज़, क्वालिटी और मटेरियल के हिसाब से ही क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन लेइंग पाइप द मेथड ऑफ जॉइंटिंग एंड फिक्सिंग इज स्पेशली स्पेसिफाइड। हाँ, तो जो भी हमारे जॉइंट है, फिक्सिंग है, उन सबका जो मेथड होता है उसको भी हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, अलग। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो सारे ही ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ए बी सी डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड गाइज, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक लेक्चर बनाने में बहुत मेहनत लगती है हम लोगों को, ठीक है, और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, शेयर करें। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम भी आ गया है, तो गाइज प्लीज़ लाइक इसको करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फॉर कंस्ट्रक्शन यूज एट विलेज साइट द लोकल पॉन्ड मस्ट बी। तो जैसे कि विलेजेस में जो होता है, जैसे वेल होते हैं, पॉन्ड होते हैं, उनका ट्रीटमेंट के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं। ऑप्शन देखते हैं, सीव्ड। सीविंग तो नहीं करते हैं, सीविंग मतलब वही छानना होता है जैसे वाटर को, तो सीव तो नहीं कर सकते हैं। बॉइल्ड एंड फिल्टर्ड, तो आपको भी पता पॉन्ड वाटर को बॉईल करना तो पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए कि आप उसके टेम्परेचर को मैनेज कर सकें, उसको बॉईल कर सकें। फिल्टर हाँ कर सकते हैं, लेकिन वो भी हम लोग विलेज में हम इसको यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड विद जैगरी। अब जैगरी का तो यूज़ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तो ये तो एकदम ही गलत है। और ट्रीटेड विथ क्लोरीन, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही है, उसको हम लोग क्लोरीन से ट्रीटमेंट देते हैं। और क्लोरीन डिसइंफेक्शन का काम करता है, जो हमारे घर में भी टैंक वैंक होते हैं उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, अगर वाटर में इन्फेक्शन हो गया तो उसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हम लोग क्लोरीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लोरीन की टैबलेट यूज़ कर सकते हैं, क्लोरीन गैस को यूज़ कर सकते हैं, बहुत सी फॉर्म में क्लोरीन अवेलेबल रहता है मार्केट में आजकल, तो टैबलेट्स भी मिलती हैं, आप टैबलेट डाल दीजिए, आपका वाटर जो है पूरी तरीके से डिसइंफेक्टेंट हो जाएगा, जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो मर जाएंगे जो डिजीज़ कॉज करते हैं। और पहले ज़माने में क्या था, जो रूरल एरियाज़ होते हैं जैसे वेल्स होता है, वेल्स के ट्रीटमेंट के लिए भी आप लोगों ने सुना होगा लाल दवा। तो लाल दवा जो होती है केमेनोफोर जिसको बोलते हैं, वेल के ट्रीटमेंट के लिए पहले हम लोग रूरल एरियाज़ में यही मेथड का यूज़ करते थे। उसको पानी में डाल देते थे, पिंक कलर अपीयर होता था, लेकिन अगर उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होते थे तो वो जो पिंक कलर आता था, लाल दवा इसको इसलिए बोलते थे क्योंकि उसका कलर पिंक कलर आता था, वो डिसअपेयर हो जाता था। ठीक है, तो रूरल एरियाज में इस तरह के मेथड्स का यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टोटल सॉलिड इन वाटर और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। अब टोटल सॉलिड की बात हो रही, टोटल सॉलिड हमारा क्या होता है पहले यही देख लेते हैं। टोटल सॉलिड होता है हमारा सम ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिजॉल्व सॉलिड। ठीक है, तो ये जो होगा वो हमारा हो जाएगा टोटल सॉलिड। ऑप्शन देख लेते हैं, कोलाइडल एंड सेलेबल सॉलिड, सस्पेंडेड एंड फ्लोटिंग सॉलिड, सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व सॉलिड, एंड लास्ट इज कोलाइडल एंड बैक्टीरियल सॉलिड। तो हेयर राइट आंसर विल बी सी, सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व सॉलिड। ठीक है, सस्पेंडेड सॉलिड जो होते हैं वो भी आपको हम लोग अभी जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे यूपीपीएससी के उसमें डिस्कस किया था। और डिजॉल्व जो है हमें नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, और पानी में जितने भी जैसे आयंस हो वो सब प्रेजेंट होते हैं डिजॉल्व सॉलिड की वजह से होते हैं। और सस्पेंडेड जो होते हैं वो हमें उसका साइज़ जो होता है कम ही रहता है, उसका साइज़ जो होता है 10⁻³ माइक्रोन से ज़्यादा होता है, या फिर इसको हम 1 माइक्रोन से भी ज़्यादा बोल सकते हैं जो हमारा सस्पेंडेड सॉलिड होता है। और जो 10⁻³ माइक्रोन से कम साइज़ के होते हैं उसको हम लोग डिजॉल्व सॉलिड बोलते हैं। तो ये वाटर में अगर रहता है तो वाटर हमारा टर्बिड इन नेचर हो जाता है। टर्बिडिटी जो वाटर में कॉज होती है वो सस्पेंडेड सॉलिड्स की वजह से ही आती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इन फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर इज़ अबाउट। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कितना परसेंटेज क्लोरीन अवेलेबल होता है फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर में, तो ये वैल्यू आपको याद करनी है। राइट आंसर विल बी सी, 30 to 35%। ठीक है, एग्ज़ाम पास हो गया है, इसलिए पास आ गया है, डेट भी आ गई है, आप लोग को जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर दें। अब इतना टाइम नहीं कि आप थ्योरी को पढ़ने बैठे, तो आप जो भी आपको पढ़ना है आप ऑब्जेक्टिव के थ्रू पढ़िए, उसको क्लियर करिए। जो वैल्यू नहीं याद है आप उसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एट लोअर pH द कॉन्टैक्ट पीरियड रिक्वायर्ड फॉर क्लोरीनेशन। अब यहाँ पे लोअर pH की बात की जा रही है। अगर pH हमारा जो क्लोरीन का है 7 से कम है तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट पीरियड कितना चाहिए होगा, लोअर, हायर, सेम, नन ऑफ द एबव। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब हमारा pH लोअर है मतलब वाटर हमारा एसिडिक है तो जो कॉन्टैक्ट पीरियड चाहिए होता है क्लोरीनेशन के लिए, क्लोरीनेशन क्या करता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया, पैथोजेनिक बैक्टीरिया होता है उसको वाटर से मारता है। एज अ डिसइंफेक्टेंट हम लोग उसको यूज़ करते हैं, तो उसके लिए जो वैल्यू होगी, कॉन्टैक्ट पीरियड होगा वो लोअर ही चाहिए होगा अगर हमारा pH लो है। अगर pH हमारा हाई है तो कॉन्टैक्ट पीरियड मतलब ज़्यादा देर के लिए कॉन्टैक्ट पीरियड चाहिए होगा हमारे वाटर को। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा SSC 2007 में तो पूछा ही गया, लेकिन हमारा ये क्वेश्चन 14 में भी आ चुका है, 17 में भी ये क्वेश्चन आया, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि एट लोअर pH जो कॉन्टैक्ट पीरियड चाहिए होता है क्लोरीनेशन के लिए वो हमें लोअर चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज डन टू रिमूव। अब डिसइंफेक्शन अभी हमने डिस्कस किया, डिसइंफेक्शन क्या होता है। डिसइंफेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक जो हार्मफुल या फिर डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं टू किल पैथोजेनिक बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड डिसइंफेक्शन। जैसे इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए कुछ यूज़ करोगे तो जो यूज़ करते हैं उसको हम लोग डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट के लिए हम लोग जो ज़्यादातर है वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है वो हमारा क्लोरीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में, टर्बिडिटी, ओडर, कलर, बैक्टीरिया। तो डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज डन टू रिमूव, हम लोग क्या करते हैं, अभी देखा हमने, बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए करते हैं जो कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वाटर में, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाई। अब हार्डनेस भी हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस और एक होती है हमारी परमानेंट हार्डनेस। जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो हमारी सिंपल बॉइलिंग प्रोसेस से चली जाती है। खाली पानी को बॉईल किया, आपने देखा होगा वाइट वाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, वो हमारा सिंपल बॉइलिंग से चला जाता है। लेकिन जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो सिंपल बॉइलिंग प्रोसेस से नहीं जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जियोलाइट मेथड या फिर आयन एक्सचेंज मेथड का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो ऑप्शन में उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है। एडिंग एलम, एलम का यूज़ करके नहीं यूज़ करते हैं हम लोग। एलम का यूज़ हम लोग उसमें करते हैं जब हम लोग वाटर को कोगुलेशन प्रोसेस करते हैं तब एलम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा एडिंग लाइम, लाइम को खाली लाइम को यूज़ करके नहीं होता है, लाइम प्लस सोडा को यूज़ करके, लेकिन हम लोग परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। खाली जो अगर आप सिर्फ लाइम ऐड कर रहे हो तो इससे सिर्फ टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव होगी। नेक्स्ट है हमारा एडिंग क्लोरीन, क्लोरीन को ऐड करने से वाटर डिसइंफेक्टेंट होता है, ना कि हमारा वाटर की हार्डनेस रिमूव होती है। नेक्स्ट है हमारा जियोलाइट, तो अभी जैसे बताया जियोलाइट प्रोसेस का जो यूज़ है इसको आयन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारी हार्डनेस है वाटर की परमानेंट हार्डनेस उसको हम लोग रिमूव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज। अब फ्लोराइड का क्या होता है ड्रिंकिंग वाटर में, वैल्यू जितनी भी आपको नाइट्रेट है, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, पीएच है, इन सबकी ड्रिंकिंग वाटर में कितनी वैल्यूज़ होती हैं, सीवेज में कितना होता है, इस सबको आपको पता होना चाहिए कितना होता है। ठीक है, ये वैल्यू छोटी छोटी हैं और एकदम डायरेक्ट वन लाइन क्वेश्चन होता है। इसको अगर आपको वैल्यू याद है तो आपका क्वेश्चन एक नंबर आपके कहीं नहीं है, तुरंत आपको सही हो जाएगा आंसर। तो वैल्यू आप याद कर लीजिए, ज़्यादा है भी नहीं, 7-8 वैल्यूज़ हैं जो कि ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, वही आपको याद करनी है। अब फ्लोराइड क्या होता है, फ्लोराइड अगर वाटर में कितना होता है, हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर में है फ्लोराइड की वैल्यू होती है 1 से 1.5 mg पर लीटर, या फिर इसको ppm में भी, पार्ट्स पर मिलियन में भी होता है। अगर 1 से कम होता है तो जो डेंटल कैविटी, जैसे दांतों में आपने देखा होगा छेद हो जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा इसीलिए जो पेप्सोडेंट नहीं, जो हमारे जितने भी हम लोग पेस्ट यूज़ करते हैं उस सब में आपने देखा होगा फ्लोराइड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिससे कि जो कैविटी है दांतों में वो ना हो। तो वो जो होता है अगर 1 से कम फ्लोराइड है तो दांतों में कैविटी हो जाती है, अगर 1.5 से ज़्यादा, तो इससे अगर 1.5 से ज़्यादा है वाटर में तो ये और भी ज़्यादा दिक्कत है हमारी बॉडी के लिए। तो इससे हमें क्या होता है, फ्लोरोसिस नामक डिजीज़ हो जाती है। फ्लोरोसिस डिजीज़ में क्या होता है, आपकी जो बोन्स है वो ख़राब होने लगती हैं, या फिर आपके जो टीथ हैं उसमें भी वाइट पैचेस पड़ जाते हैं, दांत भी ख़राब होने लगते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा जो इंटेक है अगर फ्लोराइड का वो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो जो ड्रिंकिंग वाटर में इसकी रेंज होती है वो 1 से 1.5 mg पर लीटर होनी चाहिए। आंसर में देख लेते हैं क्या क्या है, 0.1 mg पर लीटर, 1.5 mg पर लीटर, 5 mg पर लीटर, 10 mg पर लीटर। तो अभी आपको हमने बता ही दिया, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी, 1.5 mg पर लीटर। ठीक है, 1 से 1.5 mg होता है ड्रिंकिंग वाटर में, यहाँ पे ऑप्शन होगा बी, 1.5 mg पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एयर वाल्व्स इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर प्रोवाइडेड एट। अभी जब फर्स्ट ही क्वेश्चन, अभी सेकंड क्वेश्चन किया था जहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना था, वहाँ पे अभी एयर वाल्व्स की बात हम लोगों ने की थी कि एयर वाल्व के जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग सबमिट पॉइंट पे लगाते हैं। ये भी याद रखना आपको, उसको हम लोग सबमिट पॉइंट पे लगाते हैं। जैसे कि हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये पाइपलाइन जा रही है, तो जितने भी सबमिट पॉइंट्स होंगे उस पर हम लोग एयर वाल्व का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन, डेड एंड्स इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जंक्शन ऑफ मेन एंड ब्रांच पाइप, सबमिट पॉइंट्स ऑफ वाटर मेन, प्लेस वेयर द प्रेशर इज मिनिमम। तो ये ऑप्शन हमारा आपको सही आंसर इसमें बताना, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। उसको हम लोग प्लेस करते हैं सबमिट पॉइंट्स पे। अभी पहले भी हमने डिस्कस किया था, आपको हर एक जैसे वर्ड्स हैं, हर एक चीज़ की 2-2, 3-3 स्पेसिफिकेशन जो कि मस्ट है याद करना, आपको पता होने चाहिए। ज़्यादा नहीं, आप 2-3 याद कर लेंगे तो आपको दो ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके लिए बेस्ट सूटेड आंसर कौन सा है, ठीक है। तो सबमिट पॉइंट्स पे उसको हम लोग लगाते हैं। और या फिर प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि जब वाटर हैमर फिनोमिना होता है तो वहाँ पे भी हम लोग एयर रिलीफ वॉल्व या फिर उसको प्रेशर रिलीफ वॉल्व का यूज़ करते हैं वाटर हैमरिंग फिनोमिना को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, जैसे पाइप हमारा बस्ट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन केस ऑफ लेइंग गुलीज साइफन्स इंटरसेप्टिंग ट्रैप द कॉस्ट इंक्लूड। अब इसमें देखते हैं कौन कौन, जब वाटर साइफन लगा रहे हैं, इंटरसेप्टिंग ट्रैप लगा रहे हैं, तो कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड करेंगे। सेटिंग एंड लेइंग, तो कॉस्ट तो आपको पता ही, एज अ सिविल इंजीनियर आपको पता होनी चाहिए कि जब भी कोई चीज़ हम लोग कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो उसमें क्या क्या सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। तो सेटिंग एंड लेइंग, बेड कंक्रीटिंग, कनेक्शंस टू ड्रेन्स, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आप सारी ही कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे, कोई चीज़ फ्री में तो होगी नहीं, तो सारा ही जितना भी कॉस्ट आएगा वो सबको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हेयर राइट आंसर विल बी डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम्स के लिए, एसएससी एग्जाम के लिए, जो भी UPSSC एग्जाम है उन सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स मोर देन 45 mg पर लीटर इन वाटर लीड टू डिजीज कॉल्ड। अब नाइट्रेट की बात की गई, अभी जैसे फ्लोराइड की बात की गई थी कि कितना होता है ड्रिंकिंग वाटर में, तो नाइट्रेट भी होता है। ये भी वैल्यू पूछा जाता है कि जो नाइट्रेट होता है वो कितना प्रेजेंट होता है वाटर में, तो वो हमारा 45 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो डिजीज़ हमें हो जाती है, उस डिजीज़ का नाम है मेथेग्लोनिबेनीमिया, ठीक है। या फिर इस डिजीज़ को हम लोग ब्लू बेबी डिजीज़ भी बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम या फिर ब्लू बेबी डिजीज़। तो इसमें क्या होता है, ये ज़्यादातर जो हमारे इन्फेंट्स होते हैं या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं उन 5 साल से कम वाले, उन पे इफ़ेक्ट करता है, जिससे क्या होता है उनकी बॉडी पे ब्लू ब्लू पैचेस पड़ जाते हैं, हाफ बॉडी पे पड़ जाएगा या फिर पूरी बॉडी पे पैचेस दिखने लगते हैं। तो जो नाइट्रेट का इंटेक है वाटर में 45 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन में यहाँ पे नाइट्रेट कहीं गिवन ही नहीं है, तो ये यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग इन वाटर। तो हार्डनेस जो कॉज होती है, पहले हम बता देते हैं आपको हार्डनेस क्या होती है। हार्डनेस जो कॉज होती है वो हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सल्फेट्स, क्लोराइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स होते हैं उनकी वजह से होती है, ठीक है। अब इसको कैटेगराइज हम लोग 2 कैटेगरी में करते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस। उसको जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है उसको सिंपल बॉइलिंग या फिर लाइन से रिड्यूस कर सकते हैं, और जो परमानेंट हार्डनेस होती है उसको अभी देखा ज्वेलाइट प्रोसेस या फिर डिमिनरलाइजेशन प्रोसेस या फिर लाइम सोडा प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट, सोडियम एंड पोटेशियम। तो जो मेन कॉज होता है वो हमारा होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम्स के जो क्लोराइड्स एंड सल्फेट होते हैं, इससे जो बनेगा, जैसे जो हमारा कैल्शियम है और हमारा मैग्नीशियम है, ठीक है, मेन ये हमारे आयंस होते हैं। अब इससे जो हमारा क्लोराइड हो रहा है, सल्फेट हो रहा है या फिर कार्बोनेट हो रहा है या बाइकार्बोनेट हो रहा है, इस नाइट्रेट भी होता है, ठीक है। तो इन सब की कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो भी हमें बनाएगा, इन सबसे जो हार्डनेस कॉज होगी वो होती है हमारी हार्डनेस, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ H+ ions and OH- ions in a strong alkali at 45 degree Celsius is 0, 1, 10⁻⁻1, 10⁻⁻14। तो इसका जो प्रोडक्ट होता है H+ प्लस OH-, ये आपको याद करना है, ये हमारा होता है कितना, 10⁻⁻14। तो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द परमिसिबल लिमिट ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर एज पर द गाइडलाइन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अकॉर्डिंग परमिसिबल जो आर्सेनिक वैल्यू वो कितनी होनी चाहिए वाटर में, तो ये वही वैल्यू आपको याद करनी है। इसकी जो वैल्यू होती है वाटर में वो 0.01 ppm या फिर mg/लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आर्सेनिक बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे वाटर में, और इंडिया के बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पे आर्सेनिक जो वाटर कंटामिनेंट होता है उसमें आर्सेनिक पाया जाता है जब ग्राउंड वाटर में ही, तो ये बहुत ज़्यादा बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो इसका जो है लिमिट WHO के अकॉर्डिंग 0.01 ppm होना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following sequence is the most suitable for treating raw surface water to make it suitable for drinking purposes? अब यहाँ पे आपको पूछा गया सीक्वेंस बताना है वाटर सप्लाई के लिए, तो पहले हम एक सीक्वेंस आपको बता दे रहे हैं। आपको ये सीक्वेंस आप देख लीजिए, आपको यही माइंड में रखना है कि ये सीक्वेंस होता है। तो जो जब वाटर सप्लाई हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर होता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीनिंग में वाटर को छानते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एयरेशन प्रोसेस, जिसमें वाटर को एयर जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसके कांटेक्ट में लाया जाता है। फिर हम लोग करते हैं सेडिमेंटेशन भी दो तरीके से करते हैं, एक प्लेन सेडिमेंटेशन और एक कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन। दूसरा हम लोग करते हैं, एक होता है सेडिमेंटेशन में दोनों ही हो गया, एक हो गया हमारा प्लेन सेडिमेंटेशन, दूसरा हो गया कोगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन करते हैं। और उसके बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन वाटर जब फिल्टर हो गया उसके बाद हम लोग इसमें डिसइंफेक्शन करते हैं। लास्ट प्रोसेस जो होता है डिसइंफेक्शन होता है। और डिसइंफेक्शन होने के बाद भी अगर वाटर में कुछ हमारा वाटर हार्ड रह गया, वाटर में हार्डनेस अभी भी प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम लोग सॉफ्टनिंग प्रोसेस करते हैं। लेकिन आपको लास्ट प्रोसेस हमेशा याद रखना है कि जब सारा प्रोसेस हुआ था तो वाटर में जो भी बैक्टीरिया उसको हम लोग किल करते हैं, तो उसके लिए डिसइंफेक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं करेक्ट सीरीज़ क्या होगी। स्क्रीनिंग, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिसइंफेक्शन, ये नहीं है, पहले सेडिमेंटेशन होगा फिर फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है, तो ये गलत हो गया। स्क्रीनिंग डिसइंफेक्शन लास्ट में होगा, आपको ये याद रखना है, स्क्रीनिंग पहले और डिसइंफेक्शन बाद में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। ये स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, डिसइंफेक्शन, फिल्ट्रेशन, यहाँ पे भी लास्ट में डिसइंफेक्शन नहीं आया है, तो ये भी गलत हो गया। डी देखते हैं, स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। राइट आंसर क्या होगा, डी। सबसे पहले वाटर से जो फ्लोटिंग मटेरियल होता है उसको रिमूव करते हैं, लास्ट प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, वाटर में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें नेकेड आइज से नहीं दिखते हैं उनको मारते हैं, ठीक है। तो आपको दो प्रोसेस एकदम मतलब ये जो सीरीज़ है वाटर सप्लाई की, एक सीरीज़ में इसको याद होना चाहिए क्या क्या ट्रीटमेंट हम लोग वाटर को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वॉल विच प्रोटेक्ट द वाटर मीटर फ्रॉम द डैमेज ऑफ वाटर हैमर। अभी हमने बात की थी वाटर हैमर की, तो जो वाटर हैमर फिनोमिना होता है इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी वॉल है, कोई भी टैप है सडन बंद कर दी है और वाटर सप्लाई कंटिन्यू है, तो क्या होता है कि आप अगर सडन वॉल्स को क्लोज कर दोगे तो वाटर क्या होगा, बैक डायरेक्शन में जाने लगेगा, और बैक डायरेक्शन में जाएगा, उधर से वाटर फ्लो हो रहा है, तो फ्लो इसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होने लगता है, और जब प्रेशर क्रिएट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि उस जो पाइप है उस लाइन में क्या होती है, नॉक नॉक की आवाज़ आने लगती है, ठीक है। अब तो अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से आपने सुना होगा कि ये पाइप लाइन बस्ट हो गई, ये सीवर लाइन बस्ट हो गई, तो क्या होता है ये पाइप लाइन बस्ट हो जाती है, ठीक है, फट जाता है पाइप लाइन, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए हम लोग प्रेशर रिलीफ वाल्व का यूज़ करते हैं, वहाँ से प्रेशर को रिलीज़ कर देंगे तो वहाँ पे जो वाटर हैमर फिनोमिना है उसको कम किया जा सकता है, ठीक है। या फिर और इसको रिड्यूस कर, ये पाइप का मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि पाइप का मटेरियल कैसा है और वॉल को कितनी कैसे बंद कर रहे हैं। अगर वॉल को धीरे धीरे बंद करेंगे तो वाटर हैमर जो फिनोमिना है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, या फिर ऊपर की जो सप्लाई आ रही है उस सप्लाई को भी अगर बंद कर देंगे तो भी ये इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, प्रेशर रिलीफ वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट्स आर जनरली डिज़ाइन फॉर। अब सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट हो या वाटर सप्लाई यूनिट्स हो या कोई भी डैम रिजर्वायर, हर जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं बहुत हेवी होते हैं, बहुत कॉस्टली भी होते हैं। तो आप ऐसा तो नहीं आज बनाया कल उसको तोड़ दिया, तो उस सब के लिए हमें एक डिज़ाइन पीरियड रखना होता है, ठीक है। कि अब पाइपलाइन भी अगर पड़ती है तो या फिर इलेक्ट्रिसिटी लाइन भी है, सब रोड के नीचे से जाती है, तो पहले आप डिज़ाइन करते हैं कि कोई भी चीज़ें इतने टाइम के लिए सर्विसेबल है। तो यहाँ पर अगर आप सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट की बात की जा रही है, इतना बड़ा यूनिट बनता है, देखा होगा सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट में कितने सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो उन सबका एक डिज़ाइन पीरियड होता है कि कितने साल के लिए ये सर्विसेबल हैं।
तो यहाँ पे जो सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट है उसका जो डिज़ाइन पीरियड होता है वो 15 से 20 साल के लिए होता है, ठीक है, ये आपको याद करना है। और जो वाटर सप्लाई स्कीम होती है उसका भी हम लोग जनरली 15 से 20 ईयर्स के लिए ही डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द pH वैल्यू ऑफ फ्रेश सीवेज इज़ यूजुअली, अब यहाँ पे फ्रेश सीवेज की बात की जा रही है कि फ्रेश सीवेज की pH वैल्यू कितनी होती है। तो जो हमारा फ्रेश सीवेज होता है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है, ठीक है। अल्कलाइन का मतलब उसकी वैल्यू जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। तो 7 से ज़्यादा होने का मतलब है, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, लेस दैन 7, इक्वल टू 7, मोर देन 7, इक्वल टू 0। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, मोर देन 7, ठीक है। वो स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसमें जो एसिड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया होते हैं वो आ जाते हैं, तो वो एसिडिक इन नेचर होता है। लेकिन जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है सीवेज का, जब सीवेज हम लोग डाइजेस्ट करते हैं तो बाद में फिर वो अल्कलाइन इन नेचर हो जाता है। तो फ्रेश सीवेज की यहाँ बात कीजिए, आपको सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो मोर देन 7 होती है, फिर जो फ्रेश सीवेज होता है वो अल्कलाइन इन नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन होल इज़ जनरली प्रोवाइडेड एट ईच, अभी हमने बात की थी मैन होल को जो प्रोवाइड करते हैं कहाँ पे करते हैं, देखते हैं, बेंड्स, जंक्शन, चेंज ऑफ ग्रेडियंट, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे ये जो तीनों ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। हर एक बेंड्स पे जितने भी जंक्शन है, ग्रेडियंट है, डिस्टेंस पे उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। किस लिए करते हैं, इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस पर्पस के लिए उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो राइट आंसर विल बी डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये हो गए, यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। और गाइज अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट कर सकते हैं कि हम कौन से क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के लिए, कौन से क्वेश्चन हम पहले कराएं, ठीक है गाइज। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।